नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। नागपुर में आज दशहरा रैली के मौके पर मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को दूरदर्शन पर दिखाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद की शुरुआत इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने की और अब इसमें कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है, जिसने डीडी न्यूज को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। इस पूरे विवाद पर हम आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे और इस पर आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा क्या है और किस तरह से समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र किया है। आपको बता दें, ये पूरा डीडी न्यूज के साथ जो विवाद सामने आया उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आगे कहा है कि आरएसएस स्थापना दिवस पर उठाए गए ये मुद्दे सामाजिक बदलाव के लिए बहुत जरूरी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही इसका समर्थन किया हो, लेकिन आपको बता दें आरएसएस प्रमुख के इस भाषण को डीडी न्यूज पर दिखाए जाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण पर बड़ा विवाद हुआ है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआईएम ने, तमाम दलों ने निशाना साधा है और डीडी न्यूज और इसके साथ ही सरकार की नीति पर डीडी न्यूज को लेकर सवाल उठा दिए हैं। 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ, समय को देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसी के पास कोई जागृति खड़ी हो। दशहरा के मौके पर नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के अब तक के कामकाज की जमकर तारीफ की, लेकिन इस तारीफ की कहानी यानी आरएसएस प्रमुख के भाषण को दूरदर्शन पर दिखाए जाने को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। शुरुआत की इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि आरएसएस सांप्रदायिक हिंदू संगठन है। अगली बार मस्जिद के इमाम और चर्च के पादरी भी ऐसी ही मांग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई इस पर पीआईएल करेगा। इसके बाद तो कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाल लिया। इससे आपको जाहिर हो जाता है कि सही उच्चतम रिमोट कंट्रोल या उच्चतम पावर बेस कहाँ रहता है। एक दिन पहले गांधी जी के विचारों की बात हो रही थी और दूसरे दिन एक ऐसे संगठन के प्रमुख का भाषण डीडी पर दिखाया जा रहा है जिससे गांधी जी को शहीद करने वाले लोग जुड़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कहा है कि आरएसएस प्रमुख के विचारों को सुनाने में कोई बुराई नहीं है। बहुत चैनल्स ने दिखाया, केवल दूरदर्शन ने नहीं दिखाया। जो भी न्यूज वर्दी है वो दूरदर्शन दिखाएगा। विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख के भाषण की खूब तारीफ की है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। उनकी ओर से उठाए गए सामाजिक सुधार के मुद्दे आज अत्यंत प्रासंगिक हैं। आरएसएस प्रमुख के भाषण को दूरदर्शन पर दिखाए जाने को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर आरएसएस ने भी अपना रुख साफ किया है। संघ के विचार का महत्व समाज में है, वह उन चैनल्स के ध्यान में आया होगा। इसको देखकर उन्होंने ये विचार किया है तो दूरदर्शन ने किया होगा, उनका निर्णय है। लेकिन इसके लिए संघ को ऐसा कहना यह बात गलत है। विवाद बढ़ने के बाद दूरदर्शन ने सफाई में कहा है कि खबर के तौर पर भाषण दिखाया गया और इसके लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए थे। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब आरएसएस प्रमुख का भाषण दूरदर्शन पर लाइव दिखाया गया है। यही वजह है कि विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि दूरदर्शन पर मोहन भागवत का भाषण दिखाया जाना क्या सही है, और आज इसी सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या दूरदर्शन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भाषण दिखाया जाना ठीक था, क्योंकि इसके विरोध में बहुत सुर उठ रहे हैं। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे सही बताया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या सिर्फ हिंदू नेता होने की वजह से मोहन भागवत और उनके इस बयान का इस तरह विरोध किया जा रहा है? क्या सिर्फ हिंदू नेता होने के नाते ये विरोध सामने आ रहा है? क्या विरोध डीडी के कामकाज में दखल को लेकर है? डीडी न्यूज पर क्या जाए ना जाए, उसमें क्या सरकारी हस्तक्षेप हो रहा है? क्या ये कहने की कोशिश हो रही है क्या विरोध दूरदर्शन के कामकाज में दखल को लेकर है? तो इन तमाम अहम
सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या विरोध जो है वो किस वजह से हो रहा है और मोहन भागवत का बयान दिखाया जाना अपने आप में कितना सही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी मौजूद है। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब ये बहस का मुद्दा बन गया है कि आरएसएस प्रमुख का भाषण आखिर दूरदर्शन पर क्यों दिखाया गया, जबकि अब तक ये भाषण नहीं दिखाया गया था और कांग्रेस तो यहां तक कह रही है कि आरएसएस एक विवादास्पद राजनीतिक संगठन है। फिर आरएसएस प्रमुख का भाषण दिखाने का क्या मतलब? मैं अभी स्क्रीन पर हूं। नेहा जी, जिन लोगों का जन्म संघ विरोधवाद के कोख से हुआ है, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? संघ के बारे में क्या बोलेंगे? उनसे पूछिए, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने संघ को रिपब्लिक डे परेड में बुलाया था जी। उस वक्त दूरदर्शन तो नहीं था, लेकिन अखबार के चैनल में और सरकार की विज्ञप्तियों में संघ के परेड को दिखाया गया था। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने अपराध किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस सरकार के फूड कैंपेन में सहयोग किया था, तो क्या संघ ने अपराध किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संघ से फूड कैंपेन में सहयोग मांगा, श्री गोलवलकर से सहयोग मांगा गया था, गोलवलकर ने सहयोग दिया और जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार किया। आपातकाल के बाद जब इमरजेंसी हटाया गया, 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब दूरदर्शन पर श्री बाला साहब देवरस का दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आगमन और उनके स्वागत को दिखाया गया था। जब इनको सूट करता है तब तो संघ ठीक है, जब सूट नहीं करता तो संघ विरोध है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, रामचंद्र गुहा को कांग्रेस का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। कांग्रेस रामचंद्र गुहा के कंधे की सवारी कर रही है। पहले रामचंद्र गुहा ट्वीट करते हैं, फिर कांग्रेस स्टेटमेंट देता है। कांग्रेस में इतनी भी हिम्मत नहीं है, विरोध करना है तो रामचंद्र गुहा का सहारा लें। क्रिकेट का एक पर कमेंट्री लिखने वाला कब से इतिहासकार हो गया? देखिए, इतिहासकार सिर्फ इतिहास की बात को लिखने से नहीं होता है, इतिहास की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और रामचंद्र गुहा एक राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। उन्होंने आज तक इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए कंडेम नहीं किया है। रामचंद्र गुहा ने इतिहासकार होने के नाते खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक स्पोक्सपर्सन की तरह वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रागिनी जी मौजूद है और जो बड़ी बात आपने उठाई कि जब सूट करता है तो आरएसएस की बातों को दिखाया जाता है, जब नहीं करता तो नहीं दिखाया जाता। रागिनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर दूरदर्शन ने आरएसएस प्रमुख का बयान दिखाया तो उसमें गलत भी क्या है? वो एक न्यूज चैनल है, उसकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है, उसके हिसाब से दूरदर्शन को यह खबर लगी, उन्होंने दिखाया और यही सफाई दूरदर्शन की तरफ से आई है। नेहा, देखिए, 2-4 बातें हैं, मुझे समय दीजिएगा पूरा करने के लिए। आज ये बात तो स्पष्ट हो गई कि दूरदर्शन को संघ दर्शन बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल और धर्मेंद्र आचार्य जैसे स्वयं सेवकों के सांस्कृतिक उद्बोधन भी हमें सुनाई देंगे दूरदर्शन के माध्यम से। अब जहां तक बात की गई, यहाँ पर राकेश सिन्हा जी को मैं बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति मानती हूँ, परंतु उन्होंने जो सुविधा के अनुसार से तथ्यों को उजागर करने और छुपाने की बात की, तो दो तथ्य तो वो भी बहुत आसानी से छुपा गए कि जिन लोह पुरुष की प्रतिमा मोदी जी बनवाना चाहते हैं, उन्हीं लोह पुरुष ने शायद गांधी की हत्या के बाद उनकी जानकारी होगी कि आरएसएस को बैन किया था। वो ये भी तथ्य छुपा गए कि गांधी की हत्या के बाद स्वयं सेवकों ने मिठाइयां भी बांटी थी नागपुर में, महाराष्ट्र में और देश के कोने कोने में। तो ये सुविधा असुविधा की बात हम हटा देते हैं और मुद्दे पर आते हैं। और मेरा जो सवाल ये उसका जवाब नहीं दिया आपने। भागवत जी का के भाषण का सीधा मेरा सवाल आपसे ये था कि न्यूज चैनल दूरदर्शन सफाई दे रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि मोहन, सुन तो लीजिए, कौन सी, मुझे आप ये बताइए, आपकी बात क्या सुन ले, मेरी एक बात मैं हस्तक्षेप करूंगा। 2012 में एक बार सुन लीजिए नेहा जी, 2012 के 28 दिसंबर को मुझे आप ये बताइए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। बोलिए रागिनी सिन्हा जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, आप जवाब देने दीजिए। यदि समाचार के तौर पर दूरदर्शन मोहन भागवत जी की बात को रखना चाहते तो वो 9 बजे के सीधे प्रसारण में 1 मिनट का समय देकर उनकी बात को जनता तक पहुंचा सकते थे। उसका सीधा प्रसारण दिखाने पर सवाल उठा है और ये सवाल उठना सही है। ये आप कह रही है सिर्फ 1 मिनट का प्रसारण दिखा सकते थे, ये बात तय करने वाले हम कौन होते हैं? दूरदर्शन अगर एक अपने आप में न्यूज चैनल है, क्या दूरदर्शन को यह अधिकार नहीं होना चाहिए? चलिए, मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगी। आपने रखी अपनी बात, लेकिन क्योंकि हमारे साथ अतुल अंजान साहब भी मौजूद हैं और सीपीआई ने भी इसका विरोध किया है, तो जाहिर सी बात है वो भी वही बात कहना चाहते हैं। 1 मिनट मैम, मुझे उनके पास जाने दीजिए, मैं लौट कर आपके पास प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, वो प्रश्न आप रख लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। आप प्रश्न
करने दीजिए मुझे ठीक है कि ये विशेषाधिकार मोहन भागवत जी को क्यों मिला, मुझे इस बात की जानकारी चाहिए। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अतुल अंजान जी मौजूद है सीपीआई से। अतुल अंजान जी, जो बात मैं आती हूँ राकेश जी, लेकिन बाकी मेहमानों को लेना बहुत जरूरी है, आपको पूरा वक्त मैं दूंगी। अतुल अंजान जी, सवाल यहाँ पर यह है, रागिनी जी बोल रही है कि अगर दिखाना ही था आप 1 मिनट का दिखाते, क्या जरूरत थी उसको पूरा लाइव टेलीकास्ट उसे करने की। सवाल यह है, दूरदर्शन ने सफाई दी है, हमें खबर लगी, हमने चलाया, इसके लिए हमने कोई खास इंतजाम नहीं किए थे। और प्रकाश जावड़ेकर जो कि सूचना प्रसारण मंत्री है, उनका कहना है जब सभी प्राइवेट चैनल्स इसको दिखा रहे हैं तो फिर आप दूरदर्शन को क्यों अलग कर रहे हैं? दूरदर्शन ने भी दिखाया, इस पर विवाद क्यों? नेहा जी, सारे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये नरेंद्र मोदी जी और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका आधारभूत आरएसएस है, वह अगर ये समझ ले कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसका कोई विरोध नहीं हो। मैं पूछ रहा हूं, ये प्रोग्राम था, ये खाली दिखाया गया था टेलीविजन में? प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं ध्वजारोहण दिखाया गया आरएसएस का झंडा फहराते हुए, उठाते हुए उसके बाद ड्रिल दिखाई गई, उसके बाद स्टाइल की जो उनका नमस्कार है वो दिखाया गया, उसके बाद पूरा 70 मिनट का भाषण दूरदर्शन ने दिखाया और दूरदर्शन के माध्यम से दूसरों ने दिखाया। ये झूठ बोलने का काम कम बंद किया जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र राकेश सिन्हा जी बहुत बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कौन है ये संघ? ये संघ इस देश के अंदर कई बार इस पर प्रतिबंध लगे हैं। ठीक सवाल उठाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों लगाया? झाड़ुओं से पीटा गया था संघ के कार्यकर्ताओं को, देश में ये बैन थे। और इन्होंने अपनी पुस्तिका में पांचजन्य में गुरु गोलवलकर ने महात्मा गांधी की हत्या की वकालत की थी और कहा था सीख हुआ। ये लोग जो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जिनको फांसी दी गई गांधी के हत्या के रूप में, उन्हीं की परंपरा को आगे ले जाने वाले बहुत विवादास्पद ये संगठन रहा है, ऐसे में इसकी बातों को लाइव टेलीकास्ट क्यों किया जाए? मैं 1 मिनट कह रहा हूं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। हाँ बोलिए, चलिए, बहुत आज अगर आपने मोहन भागवत को दिखाया है, आपने अगर मोहन भागवत को दिखाया है तो कल आप पादरियों को दिखाएंगे, एसजीपीसी के गुरुद्वारे के प्रमुख को दिखाएंगे। ठीक है, ये सवाल बीजेपी के संबित पात्रा जी से बनता है, वो जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। आशीष खेतान जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। आशीष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन क्योंकि बड़े सवाल उठे हैं कांग्रेस और सीपीआई की तरफ से, राकेश जी को जवाब देने का एक छोटा मौका मिलना चाहिए। राकेश जी, बहुत संक्षेप में आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं आशीष खेतान जी के पास जाऊंगी। बोलिए, आप 3 लोगों को बैठा रखे हैं। बोलिए। नहीं, मैं आती हूँ आशीष जी आपके पास, राकेश जी को बोलना चाहता हूँ। बोलिए राकेश जी। मोहन भागवत जी की तुलना पादरियों से कर रहे हैं। जो लोग मोहन भागवत जी की तुलना पादरियों से कर रहे हैं, मैं उनकी बौद्धिकता पर तरस आती है। एक दूसरा, वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी गलत कर रहे हैं, जिसने 42 मोहन भागवत की तुलना पादरियों से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलत तुलना है। कर रही है। जिस डांगे ने मोहन भागवत का समर्थन किया था, लेकर देवव्रत को शांत हो जाइए, आप में धैर्य होना चाहिए। देखिए, आप लोग सब साथ बोल रहे हैं। अतुल अंजान जी प्लीज आप संयम रखिए। राकेश जी, आप बहुत संक्षेप में पूरा कीजिए, जल्दी। मैं आती हूँ आशीष जी, मैं वही कोशिश कर रही हूँ। बहुत संक्षेप, आप क्या पॉइंट देना चाहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा है ये संगठन बहुत विवादास्पद रहा है। आज से पहले कभी इसका लाइव नहीं हुआ टेलीकास्ट दूरदर्शन पर, आज क्यों? आरएसएस के प्रवक्ता को आप 2 बार बुलवा चुकी हैं। मोहन भागवत जी ने तो बात ठीक नहीं है। षड्यंत्र को अपने भाषण में उजागर किया है कि चीन भारत की अर्थव्यवस्था को डंपिंग के द्वारा बर्बाद करना चाहता है और चीन के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी और ठीक है, चलिए राकेश जी, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि इस तरह के मुद्दे हर बार आरएसएस प्रमुख उठाते होंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन आज ही ऐसा खबर के तौर पर ले रहा है। मुझे आशीष खेतान जी के पास जाना है। रागिनी जी, आशीष जी, मैं अपनी बात बोल सकता हूं अभी? 1 मिनट आशीष जी, मैं आप ही के पास
बताना चाहती हूँ। बिना मतलब की बात आशीष कर रहे हैं। मेरा देखिए, राधा, एक मिनट आशीष दीनदयाल उपाध्याय के शोध आशीष केंद्र का जी एक मेरा भ्रामक सवाल प्रचार- आशीष जी से है। 2012 मेरा सवाल जी, आशीष जी से है। 2012 के दिसंबर राकेश में जी पोप के ऐसा भाषण नहीं को दिखाया गया था। ये राकेश पोप जी इस दर्शन है तरह से क्या? चर्चा दीनदयाल नहीं होगी। उपाध्याय की हत्या संघ किसने को की? नहीं तो पोप को दिखाया दीनदयाल जाएगा। उपाध्याय की वेटिकन हत्या सिटी में किसने जो की? मार्च अरे हुआ इतनी था, उद्दंडता मत आज आपने करिए, गांधी जयंती जनता मनाई है कल दल आपने। देखिए इस तरह से सबको दिखाया जाता है। गांधी जयंती मनाई है राकेश सिन्हा जी, आपने और फिर इतनी अगर आप उद्दंडता लोगों मत का करिए। ऑडियो कम होगा तो आप कहेंगे फिर कि बोलने नहीं दिया जाता। ये गलत बात है। आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन गांधी बाकी के मेहमान नहीं कातिल बैठे रहेंगे गांधी जयंती मना रहे हैं। ऐसे। इससे आशीष बड़ा के ताज दुर्भाग्य जी क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सुन रहे गांधी हैं के राकेश हत्यारे जी का गांधी जयंती मना रहे हैं। अतुल अंजान जी, विरोधियों को बैठा अतुल अंजान जी, ये गलत बात है सर। आप इतने पुराने हमारे पैनलिस्ट हैं, अगर आप इसी तरह से सवाल पूछते रहेंगे तो फिर राकेश जी चुप नहीं होंगे। आशीष के ताज जी, राजनीतिक कोख नेहा जी एक है, राकेश जी कोख की तलाश कीजिए। हम क्या करें, हम ऑडियो डाउन करें फिर क्या करें सर? ऐसे चर्चा नहीं होगी। आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन प्लीज संयम बरतिए। राकेश जी, आज तो आपने एक मिनट, सच में तहजीब रागिनी की जी, सारी सीमाओं को लांघ दिया। मैं चुप कर रही हूँ। और अब मैम आप आशीष खेतान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल ये उठ रहा है कि भाषण दिखाने में गलती क्या है, क्यों ना दिखाया जाए? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है। पहली बात तो मोहन भागवत जी की तुलना पादरियों से या किसी धार्मिक गुरु से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, और आरएसएस की भी तुलना किसी साधारण संस्था से, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो कल्चरल हो ही नहीं सकती है। आरएसएस का इतिहास रहा है। आरएसएस इस देश में 2 बार प्रतिबंधित हुई है। एक बार सरदार पटेल ने प्रतिबंधित किया, दूसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद उसको प्रतिबंधित किया गया। आरएसएस के सरसंघ चालक को, गुरु गोलवालकर को महात्मा गांधी की हत्या के बाद अरेस्ट किया गया और प्रतिबंधित किया गया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में रेवड़ियां बांटी, मिठाई बांटी। 50 साल तक आरएसएस गांधी हत्या को गांधी वध बोलती रही, और आज भी आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता आतंकवाद के गंभीर बड़े मुकदमों में वो एक्यूज्ड है, जिसमें बिल्कुल निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। वो सब अपनी जगह, लेकिन एक न्यूज चैनल देखिए, मुद्दा ये है कोई चीज टेलीकास्ट करना चाहता है तो क्या ये अधिकार उस न्यूज चैनल के पास है या नहीं है? कि इस देश में रहने वाले सभी लोग, राकेश जी, बात देखिए, बात बड़ी गंभीर है। देखिए, बात बहुत गंभीर है। आज प्रश्न ये देखिए, आज पर्दा उठ गया है। आज दूरदर्शन पर आपके प्रोग्राम का लाइव प्रसारण होने से पर्दा उठ गया है कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। चलिए ठीक है, आपने खुद ही पर्दा उठा दिया है। आगे बढ़ना चाहूंगी। हमारे साथ मोहन भागवत का भाषण अगर आप सुन पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों का भी बड़ा आरोप, लेकिन आप लोगों की सरकार बीजेपी की नहीं आरएसएस की सरकार है। संबित पात्रा जी, एडिटोरियल कमेंट, वर्तमान सरकार बीजेपी की नहीं आरएसएस की सरकार है, क्या कहेंगे? बात करते हैं तो आरएसएस की आलोचना भी होती है। नहीं, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन ये उद्दंडता कर रहा है, कौन ये इस प्रकार से चिल्ला रहा है। आप बोलिए संबित जी, आप बोलेंगे, बाकी लोग शांत हो जाएंगे। क्योंकि नहीं, मैं गांधी जयंती के दिन इस प्रकार का हिंसा नहीं करूंगा। जो अभी हिंसा कर रहे हैं उनको बोलिए वो शाब्दिक हिंसा रोके, तब मैं बोलूंगा। आप जवाब दीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी क्या कर रहे थे? निकल आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शाब्दिक हिंसा मत करिए गांधी जयंती के दिन। ठीक है, ठीक है, बोल कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन शाब्दिक हिंसा कर रहा है? आशीष जी, कौन ऐसे हिंसा कर रहा है गांधी जयंती के दिन? खूबसूरत लग रहे थे। एक मिनट, मैं आप ही का सवाल ले जा रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? संबित पात्रा जी, ये गांधी जयंती के दिन कौन शाब्दिक हिंसा कर रहा है? मैं बता रही हूँ आपको, रोक दीजिए, बैठा दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। संबित जी, सीधा सवाल, बैठ जाइए। आपकी वर्तमान सरकार बीजेपी की नहीं आरएसएस की सरकार है, ये आरोप लगा रहे हैं बाकी दल। जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी आज से 30 साल पहले ये जो उद्दंड व्यक्ति बोल रहे हैं उन्हें शांत कर दीजिए। चलिए आशीष जी, आप ही बोलिए, एक मिनट। आप लोग सब पहले ये जो उद्दंड लोग बोल रहे हैं उनको शांत कर दीजिए, बिठा दीजिए, प्रचारक है, बिठा दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। आप सवाल पूछिए, आप जवाब दीजिए। शांत हो जाइए, बैठ जाइए।
ये खेतान जी किताब हो जाइए, इस किताब को मानते हैं, इस किताब रुक जाइए, खेतान जी बोल रहे हैं, रुक जाइए। नहीं ये बात खेतान जी ऐसा काम कर सकते हैं, हिंसा का आशीष जी दूसरों को भी सुनने दीजिए भाई, आप ही बोले जा, रुक जाइए, जवाब तो लेने दीजिए, अरे जवाब तो लेने दीजिए आशीष जी, सुन रहे हैं आशीष जी जवाब तो लेने दीजिए। मुझे लग रहा है आशीष जी तक मेरी बात नहीं जा रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आप जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था तो आप जवाब तो लेने दीजिए मुझे। पूछते हैं, चलिए कि जो गोलवालकर ने किताब लिखी है वो बीजेपी के लिए भारत का आप किताब पढ़कर आए होंगे, आपने सारे तथ्य दे दिए हैं, आप जवाब लेने दीजिए। पूरी किताब एक बारी में बताने की जरूरत नहीं है। आशीष जी ठीक है, एक मिनट राकेश, देखिए ये गलत बात है। अगर मैंने आशीष जी को चुप कराया, अब आप बोल रहे हैं। संबित जी को आने दीजिए अब चर्चा में। संबित जी, सीधा सवाल और आरोप ये लग रहा है आपकी सरकार दरअसल बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। संबित जी, मेरी गुजारिश है आपसे, आप बोलिए, आप बोलेंगे तो बाकी चुप हो जाएंगे, प्लीज। ना आप हिंदूवादी थे ना गांधीवादी हो सकते हैं। मैं इस प्रकार की उद्दंडता नहीं करूंगा। आशीष जी बोल रहे हैं, उनको खांसी हो जाएगी, उनके गुरु की तरह देखिएगा, तभी जाके वो शांत होंगे। आशीष जी खांसी हो जाएगी, देखिए फिर खांसी ठीक नहीं होगी बहुत दिनों। अच्छा संबित जी बोलिए, चलिए थोड़ा सांस लीजिए। अरे खांसी हो जाएगी तो इलाज करा लेंगे। हाँ आपके पास नहीं आएंगे। हाँ मैं कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मगर फिलहाल शांत हो जाइए, बैठ जाइए। संबित जी बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं, मैं खुद आके इलाज करूंगा, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं खुद आके घर आके इलाज करूंगा, चिंता मत कीजिए। इलाज हो सकता है सरकारी अस्पताल। संबित जी आप प्लीज अपना जवाब दीजिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और देश सुनना चाहता है कि बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मैं जवाब देना चाहता हूँ, मुझे भी पता है कि आपके जवाब देना चाहता हूँ। बीमारियां हैं, मैं बोलूं आपके नेताओं को कौन कौन सी बीमारियां हैं, मैं बोलूं? अच्छा आज का विषय बीमारी नहीं है, आज का विषय चलिए गंभीर बीमारी। गांधी जयंती बचपना छोड़ दीजिए आशीष जी। आशीष जी एक मिनट मेरी सुन लीजिए, नहीं लगेंगे सुनने में, जवाब लेने दीजिए। हाँ संबित जी आप बोलिए, संबित जी सीधा विषय पे आइए। खांसी पर टिप्पणी मत करिए। हो गया शांत हो गए, ये दोनों नहीं बोलना चाहते हैं तो मुझे मौका दीजिए। हर पक्ष की तरफ से जो बातें सामने आई, एक नजर उस पर। बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कौन है ये संघ? ये संघ इस देश के अंदर कई बार इस पर प्रतिबंध लगे हैं। ठीक सवाल उठाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों लगाया? झाड़ुओं से पीटा गया था संघ के कार्यकर्ताओं को, देश में ये बैन थे। और इन्होंने अपनी पुस्तिका में पांचजन्य में गुरु गोलवलकर ने महात्मा गांधी की हत्या की वकालत की थी और कहा था सीख हुआ ये लोग जो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जिनको फांसी दी गई गांधी के हत्या के रूप में, उन्हीं की परंपरा को आगे ले जाने वाले बहुत विवादास्पद ये संगठन रहा है, ऐसे में इसकी बातों को लाइव टेलीकास्ट क्यों किया जाए? दूसरा वो कम्युनिस्ट पार्टी जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी नहीं गलत कर रहे हैं, जिसने मोहन भागवत की तुलना पादरियों से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलत तुलना है। कर रही है जिस जिस डांगे में इंदिरा गांधी का समर्थन किया है लेकर देवव्रत को माफी मांग रहे हैं, गलत से ठुके थे। अरे राकेश जी देवव्रत की माफी मांग के इंदिरा गांधी से ठुके थे। आप मत बोलिए इतिहास। राकेश जी आप शांत हो जाइए। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी पैनलिस्ट में अपील करना चाहूंगी कि संयमित चर्चा हम करें ताकि शोर से ज्यादा चर्चा में आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो सामने आए। संबित जी जवाब दीजिए इस बात का जो तमाम दल उठा रहे हैं कि आपकी सरकार बीजेपी से ज्यादा अब आरएसएस की सरकार हो गई है और उसी का नतीजा है मोहन भागवत का बयान दूरदर्शन पर। नेहा जी मुझे आप 50 सेकंड से 1 मिनट टाइम दीजिएगा। मैं शरीक नहीं हो पाया था डिबेट में, अभी मैंने रिवाइंड में पूरे विषय सुना है तो मैं जवाब देना चाहूँगा। पहला विषय है ये ना तो बीजेपी की सरकार है ना आरएसएस की सरकार है, ये जनता जनार्दन की सरकार है। जनता ने बहुमत दिया है। 30 वर्षों के बाद जिस प्रकार का बहुमत इस सरकार को मिला है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और अब मैं जो सुना हूं अभी आपके रिवाइंड में उसका जवाब देता हूं। अतुल अंजान जी जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग आरएसएस के लिए कर रहे थे, मैं अतुल अंजान जी से कहता हूं वो कौन है और उनकी लेफ्ट कौन होती है। ये लेफ्ट अगर अब मैं आपको याद दिलाऊं तो चंद दिनों पहले ये डिस्कशन चल रहा था, केरला के एक चीफ मिनिस्टर दर दर भटक भटक के सबको कह रहे थे मैंने 62 के
युद्ध में खून नहीं दिया हिंदुस्तान सिपाहियों को, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। ये वो लेफ्ट है जो कह रही थी, डिक्टेट पास किया था जिसने, कि चाइना के जो युद्ध में इंडियन सैनिकों को जो खून दे देगा वो लेफ्टिस्ट नहीं होगा। इस प्रकार की ये संगठन है। ये हिंदुस्तान के विषय में भला क्या जानती है? अतुल अंजान क्या जानते हैं आरएसएस क्या हो सकता है? ये स्वाभाविक है, वो समझ ही नहीं सकते हैं। आशीष खैतान दूसरे बैठे हैं, अभी चिल्ला चिल्ला के इतना कुछ बोल रहे थे। ये क्या समझते हैं देवरस है, क्या होता है? आरएसएस को मैं जानता हूं, माफी मांगने वाले देवरस है। इमरजेंसी में माफी मांगने वालों की तादाद आरएसएस है। दीजिए अभी देश के अंदर तमाम तरह के शाब्दिक हिंसा मत करिए, गांधी की हत्यारों की जमात है आरएसएस। अच्छा ठीक है, आप तो वैचारिक हिंसा कर रहे हैं, वैचारिक हिंसा कर रहे हैं। भारतवर्ष की हर राजनीतिक पार्टी की बुराई दंड हो गए सारे लोग, सरकार को कक्षा के सारे लोग फिर दंड हो जाते हैं। बताइए, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया, संबित की बात पूरी होने देते हैं। दंड हो गए। अतुल अंजान जी, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया सर, संबित जी की बात पूरी होने देते हैं। 1 मिनट, ये हालत हो रही है। संबित जी, आपने विरोधियों पर निशाना साधा, लेकिन मेरा सवाल अनुत्तरित है। कैसे साधूंगा? ये तो शांति नहीं हो रहे हैं, वो चर्चा का मुद्दा नहीं है। आप सवाल का जवाब दीजिए सर। सवाल सीधा है कि अगर आज आरएसएस प्रमुख का बयान दूरदर्शन पर दिखाया गया है, क्या इसी तरह से कल को कोई इमाम या पादरी कहेंगे तो उनका भाषण भी दिखाया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण विषय है, दूरदर्शन एक स्वायत्त इंस्टीट्यूशन अर्थात ऑटोनोमस बॉडी है। ये कौन बीच में उद्दंडता कर रहा है बार बार? जब मैं कुछ विषय रख रहा हूँ तो कौन उद्दंडता कर रहा है? आपको मालूम है कैसे रखूं? ये बीच में किस प्रकार की डिबेट हो रही है? आप बात रखिए। नेहा जी, आप कंट्रोल करिए डिबेट को, या फिर साउंड को बंद करिए, ये उद्दंड बालकों के साउंड को बंद कर दीजिए। संबित जी, ऐसा हो जाता है डिबेट्स में, अगर बाकी लोग बोल रहे हैं तो आप छोड़िए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखेंगे, बाकी खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। कैसे रखूं? कैसे रखूं? यहाँ पे तो डिबेट में ही अनुशासन नहीं है, देश में अनुशासन क्या रखेंगे? संबित जी, आप अपनी बात रखिए और बताइए, ये जो सवाल रामचंद्र गुहा ने उठाया कि कल को कोई इमाम या पादरी बोलता है तो क्या उसको 1 मिनट रागिनी जी, ऐसे कैसे चलेगा मैम? वो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बात तो रखने दीजिए, सारे सवाल उन्हीं की तरफ है। संबित जी, सीधा सवाल, इमाम और पादरी से अगर कल बात वो अगर कुछ ऐसा कहते हैं देश हित में, राष्ट्र हित में, उसको भी दूरदर्शन इसी तरह दिखाएगा? प्लीज इसका जवाब दीजिए। सबको कहिए सांस थाम ले, मैं जवाब दे रहा हूं, उसके बाद सांस छोड़े। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है, दूरदर्शन एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंस होगा उसको जरूर दिखाया जाएगा, चाहे वो इमाम का हो, चाहे पोप का हो, चाहे किसी का भी हो। मगर जहां तक आरएसएस का विषय है, आरएसएस कोई हिंदू संगठन या ऐसा धार्मिक संगठन नहीं है, ये सांस्कृतिक संगठन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। संदीप दीक्षित कहते हैं ये एक खतरनाक प्रथा है और उन्होंने आरएसएस को विवादास्पद राजनीतिक संस्था करार दिया है। क्या कहेंगे आप? संदीप दीक्षित, वो संदीप दीक्षित ही संदीप दीक्षित और कांग्रेस ही खतरनाक प्रथा थी, उनको जनता ने हटा दिया। जो खतरनाक होता है जनता उसको हटा देती है। स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, ये सबसे बड़े खतरनाक प्रथा हैं और जनता जानती है कौन खतरनाक है, जनता ने हटा दिया ना उनको। ये कौन होते हैं ये सब कहने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों की तरफ से भी बहुत हमले हो रहे हैं। आरएसएस को देना है, अभी उद्दंडता आप कर रहे थे, उछल कुछ बोल रहे थे। रागिनी जी, मेरा सवाल आपसे रागिनी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि यही बात सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, तमाम प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया है। रागिनी जी, इस आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। तमाम प्राइवेट चैनल्स ने दिखाया, दूरदर्शन ने भी दिखाया। रागिनी जी, दूरदर्शन ने भी दिखाया, आपके कार्यकाल में दूरदर्शन ने नहीं दिखाया, अब दूरदर्शन को लगा कि ये न्यूज है, दिखा दिया, तो फिर क्या परेशानी है? नेहा जी, मैं याद दिलाऊं कि जवाहर सिलचर जी ने चिट्ठी भी लिखा था कांग्रेस के खिलाफ, मैं वो चिट्ठी भी लेके आया हूं और पढ़ना भी चाहता हूं कि किस प्रकार से खुद मनीष तिवारी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था जवाहर सिलचर ने, किस प्रकार से कहा था कि कांग्रेस दूरदर्शन के ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, किस प्रकार से जब लाल किले के सामने से मनमोहन सिंह ने भाषण किया था, उसके पश्चात जब नरेंद्र मोदी जी ने जब लल्लन स्कूल से भाषण दिया था, उसके एक चिट्ठी जारी की गई थी और दूरदर्शन के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, चली गई थी। जवाहर सिलचर जी की चिट्ठी को भी पढ़ा जाए। सांस्कृतिक उद्बोधन कह रहे हैं, बोलिए रागिनी जी। गौरतलब है कि उस सांस्कृतिक उद्बोधन में मोहन भागवत जी
इस मोदी सरकार के वकील बन अपने सांस्कृतिक उद्बोधन में, सो कॉल्ड तथाकथित सांस्कृतिक उद्बोधन में गौरतलब ये है कि मोहन भागवत जी इस सरकार के वकील बन जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई जादू की छड़ी तो है नहीं, मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, सच्चाई के वकील, सरकार के वकील नहीं, और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि मोदी जी भी भागवत जी की सराहना जो भी सच्चाई का काम करेगा स्वाभाविक रूप से अच्छे लोग उसकी वकालत करेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। और ये जो राजनीति है, इससे आपको क्या समझ में आता है? चलिए, आप सभी राजनीतिक दल हैं तो आप सभी लोग राजनीति करेंगे, लेकिन आप सबने अपनी बात रखी। मैं फिर आऊंगी अतुल जी आपके पास और आशीष जी आपके पास भी, राकेश जी आपके पास भी। मैम आपने रखी अपनी बात, मैं थोड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग राजनीति को लेकर ही बात कर रहे हैं। विजय, सवाल यह है कि आपने हर मेहमान को यहाँ बोलने दीजिए, आप पूरा तो बोलने नहीं दे रही हैं। मैम आपने अपनी बात रखी है, मुझे आगे बढ़ना होगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। विजय, लेकिन सवाल यह है कि हर पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जो कांग्रेस है, सीपीआई है और आम आदमी पार्टी, उनका यह कहना है कि ये एक खतरनाक प्रथा है, ये पहले नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, ये साफ तौर पर आरएसएस का प्रभाव है। जबकि राकेश जी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है वो एक सांस्कृतिक संगठन है और देश से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है, इसमें बुराई क्या है, खासकर तब जब दूरदर्शन एक न्यूज चैनल है। देखिए, कुल मिलाकर अगर दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन का उपयोग अपने हिसाब से कोई भी सरकार रही है वो अपने हिसाब से करती रही है। अब कांग्रेस के नेता चाहे कितना कहें, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के भी भाषणों का, उनके जो दूसरे कार्यक्रम होते थे, जो गैर सरकारी कार्यक्रम होते थे, उनका भी दूरदर्शन कांग्रेस के समय भी सजीव प्रसारण किया करता था। तो ऐसे में ये सवाल उठाना मुझे लगता ठीक नहीं लगता। हाँ, मेरा एक बिंदु ये है कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और जब महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस के लिए कि कुछ समय पहले मीडिया में बात आई थी कि आरएसएस 60,000 ऐसे कार्यकर्ता तैयार कर रहा है जो कि बीजेपी की मदद करेगा। ऐसे में संघ प्रमुख का भाषण एक सरकारी चैनल में उस रूप से दिखाया जाना जिसमें वो मोदी सरकार को क्लीन चिट दें, क्या वो कहीं ना कहीं अपने मतदाता को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? हाँ। अगर आता है तो मुझे ऐतराज है, अगर नहीं आता है, क्योंकि बाकी दूसरे चैनलों ने भी दिखाया है, हाँ। अगर दूसरे चैनल एक भाषण दिखा सकते हैं और उसका प्रभाव कंबाइंड प्रभाव दूरदर्शन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अगर दूरदर्शन दिखा दे तो क्या अहम बातें कही। इसका एक पॉइंट आशीष जी मैं आपके पास ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले राकेश जी मैं आपसे, ठीक है संबित जी, मैं राकेश जी से जवाब ले लूं। राकेश जी, बहुत संक्षेप में जो बात यहाँ पर विजय ने कही, मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी, और वो जवाब ये, सवाल ये है कि आरएसएस खुल करके नरेंद्र मोदी की और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कामकाज की पैरवी कर रहा है, तो अगर दूरदर्शन पे जब वो अपनी बात आज के मौके पर रख रहे हैं और दूरदर्शन उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो उसे वोटर के इन्फ्लुएंस करने के तौर पर क्यों ना देखा जाए? संक्षेप में। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता से कुछ दिन पहले पूछा गया तो उन्होंने कहा मोदी सरकार का भी समय बहुत अधिक नहीं हुआ, अभी हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ये सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मोहन जी ने भी वही बात कही। सांस्कृतिक संगठन का मतलब झाल मंजीरा बजाने वाला संगठन नहीं है। दूसरी बात, छोटी सी बात मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी ने चीन के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की जो साजिश चल रही है उसको आज एक्सपोज किया। उन्होंने जनता से अपील की कि जो डंपिंग हो रही है, गणेश जी की मूर्ति से लेकर छोटी छोटी चीजें जो डंपिंग हो रही है, भारत के छोटे व्यापारी, छोटे कारीगर आज जॉबलेस हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, उनकी बात की है। सरकार हर चीज नहीं कर सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ा संदेश देने की कोशिश की, ये आपका जवाब है। आशीष, मेरा सवाल आपसे ये, आशीष जी मेरा सवाल आपसे ये जो विजय ने उठाया, एक मिनट नहीं राकेश जी, ऐसे नहीं होगा, आप बोल चुके हैं, मैं फिर आऊंगी आपके पास, एक मिनट। देखिए, जॉन मेजर ने इंग्लैंड में परिवार जीवन की बात की थी, आज मोहन भागवत जी ने भारत में परिवार जीवन की बात की है। इसलिए जीवन मूल्य की बात करना क्या अपराध है? पहले नहीं हुआ ना, वो पहले भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं रागिनी जी, मैं प्लीज आप मुझे आशीष जी के पास जाना है। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो बात विजय ने उठाई वो ये कि बाकी चैनल इस चीज को दिखा रहे हैं, कल जो भारत लोग भी लगातार हर साल इसको दिखाते आए हैं न्यूज के तौर पर, तो ये मेक इन इंडिया रागिनी जी देखिए ये गलत बात है। मैम आपको बोलने का मैंने मौका दिया, आशीष जी बहुत वक्त से मौजूद है, फिर वो भी मुझ पे आरोप लगाएंगे कि मैं उनके पास नहीं आती हूँ जैसे आप लगा रही थी। आशीष जी, सवाल ये जो विजय ने पूछा कि बाकी प्राइवेट चैनल्स भी इसको दिखा रहे हैं, आज इसको इस साल इसको दूरदर्शन ने भी दिखाया, तो सवाल ये है कि प्राइवेट चैनल्स का जो असर है उनकी रीच के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। अगर आज तक प्राइवेट चैनल्स के दिखाने पर आपको परेशानी नहीं, तो दूरदर्शन के दिखाने पर क्यों? बोलिए। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी। देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं आपको दाद दूंगा इतना रेलेवेंट सवाल पूछने के लिए। मेरा नहीं, विजय का सवाल है। देखिए, अगर आप आरएसएस को दिखाएंगे और आरएसएस का लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे ना, तो आप उसमें न्यूट्रल कमेंट्री करेंगे, आप ये कहेंगे, आप ये सवाल उठाएंगे, राकेश सिन्हा से आप पूछेंगे, मेरे जैसे लोगों से उसका जवाब मांगेंगे कि आरएसएस की भूमिका भारत की स्वाधीनता संग्राम में आरएसएस की क्या भूमिका थी। मैं कहूंगा शून्य। फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि आरएसएस की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में क्या थी।
क्या वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मैं आ जाऊंगी राकेश जी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, ये अलग बात है। बोलिए आशीष जी। आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि 1948 में गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पे प्रतिबंध लगा। मैं पूछूं आपके पिताजी और दादाजी की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में? आप इस तरह के सवाल मत कीजिए। राकेश और जी 3 बातें मानी कि ये राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, सरदार पटेल के बारे में आपको क्या जानकारी है? को मानेंगे और ये आप कभी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। तो ये फर्क है। अगर दूरदर्शन भी ये सारे सवाल उठाता, अगर दूरदर्शन भी इस पर निष्पक्ष होकर कमेंट्री करता तो कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस की पृष्ठभूमि बताइए, आरएसएस का इतिहास बताइए, और ये भी बताइए कि आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया, आरएसएस ने भारत के संविधान को मानने नहीं, लेकिन आशीष जी सवाल वहीं पर घूम फिर कर किसी प्राइवेट चैनल ने ये तमाम पृष्ठभूमि नहीं दिखाई, सीधे आरएसएस प्रमुख बोल रहे थे और उसको टेलीकास्ट किया जा रहा था। यही काम दूरदर्शन ने किया, ये कहते हुए हमें ये खबर लगी, तो फिर इस पर इतना ज्यादा विवाद क्यों? हम चर्चा कर रहे हैं कि मोहन भागवत के बयान को दूरदर्शन पर दिखाना कितना सही है, पक्ष विपक्ष में क्या तर्क आए हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। अब तक की जो चर्चा रही हमारी 45 मिनट की। बीजेपी से संबित पात्रा जी का कहना कि दूरदर्शन स्वायत्त संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना गलत है। रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी से, उनका यह मानना कि दूरदर्शन से संघ दर्शन बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संघ विचारक राकेश सिन्हा जी का कहना कि आरएसएस सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संगठन है, भागवत के भाषण में देश हित की बातें कही गई। सीपीआई से अतुल अंजान जी का कहना कि विवादित संगठन के कार्यक्रम का प्रसारण ठीक नहीं है। तो ये तमाम जो बातें हमारे सामने आई है, मेरे पास बहुत कम वक्त है। अतुल अंजान जी, एक बात जो बड़ी निकल कर आ रही है वो ये कि बीजेपी की तरफ से कि दूरदर्शन एक स्वायत्त संस्था है, ये भाषण टेलीकास्ट करने पर फिर विवाद क्यों? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, ये सरकारों का बड़ा अच्छा हिसाब किताब है कि पेट्रोल की कंपनियां प्राइवेट है, कोई दाम नहीं तय करेंगे, लेकिन दाम तय करने से पहले सरकार से पूछेंगे। अभी पूछने वाले हैं, मुख्य चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि डीजल के दाम घटाएं कि न घटाएं। इस तरह की स्वायत्तता ये नकली स्वायत्तता है, लेकिन एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि एक बड़ी गलत परंपरा का प्रारंभ किया गया है और एक ऐसी संस्था जो देश को जोड़ती नहीं हो, जिसके ऊपर तमाम तरह के आपराधिक आरोप लगे हों, जिसके ऊपर देश के अंदर 40 से ज्यादा कमीशन बैठे हों, जिस 40 से ज्यादा कमीशन के अंदर सर मुझे रोकना पड़ेगा आपको, जाते जाते संबित बहुत संक्षेप में जो बात कांग्रेस ने कही, क्या ये संघ दर्शन की तरफ बढ़ रहा है? बहुत संक्षेप में 10 सेकेंड। ये राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है हिंदुस्तान। अब बहुत सारी पार्टियों को, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको राष्ट्रवाद हजम नहीं होने वाली है। तो झंडे का विरोध करते आए थे, भारत के तिरंगे का इतने वर्षों से इन्होंने किया हुआ है। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन इस डिबेट की गर्मी और आप लोगों के जो अलग अलग विचार है उससे इतना तय है कि आगे भी जब दूरदर्शन की तरफ से मोहन भागवत पर इस तरह की जो टेलीकास्ट है वो किया जाएगा तो ये विवाद और बढ़ेगा और सवाल बना रहेगा कि क्या वाकई में ये सरकार बीजेपी की सरकार है या फिर आरएसएस की। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।